लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कार, डोमेस्टिक सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं अगर ये परक्यूसेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन दे रहा है अपने एम्प्लॉय के चिल्ड्रंस के लिए, अगर एम्प्लॉयर का हाउस, एम्प्लॉयर का स्कूल है, तो सबसे पहली चीज़ सिर्फ स्पेसिफाई एम्प्लॉय के लिए ही वो टैक्सेबल होगा। मोर देन 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड टैक्सेबल मीन्स जब आपका एम्प्लॉयर 1000 रुपये से ज़्यादा आपके ऊपर खर्च कर रहा है तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर का स्कूल है और उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर के द्वारा मोर देन 1000 किया जा रहा है तभी टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेप्टेड है। वहीं पर अदर स्कूल, अगर एम्प्लॉयर अपने स्कूल में ना के अदर स्कूल के लिए एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की एजुकेशन एक्सपेंडिचर को बेयर कर रहा है, मतलब उनके फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कर रहा है। फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, वो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट है, आजकल क्वेश्चंस में बहुत आने लगा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज, शेयर्स आइदर सिक्योरिटीज विदाउट कंसिडरेशन और कंसेशनल रेट। या तो आपके एम्प्लॉयर ने अपनी कंपनी की, फर्म की आपको शेयर्स दे दिया या फिर सिक्योरिटीज़ दे दी और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। सपोज 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 रुपीज़ वाले आपको 100 शेयर्स दे दिए, कितने के हो गए 10,000 के, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, मतलब आपको 10,000 का बेनिफिट हुआ, तो वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ पैसे ले लिए, सपोज़ 100 रुपीज़ वाले 100 रुपीज़ के शेयर्स थे, आपसे 50 रुपीज़ ले लिया या समझो 60 रुपीज़ ले लिया आपसे, तो 100 की चीज़ आपको कितने में दी उन्होंने, 60 रुपीज़ में। इसका मतलब है आपको कितने का बेनिफिट हुआ, 40 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। और कितने शेयर्स के लिए हुआ, 100 शेयर्स के लिए। तो 40 × 100 = 4000 रुपीज़, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको जितने का बेनिफिट होगा उतना ही टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे परक्यूसेट्स हैं जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ फुल्ली टैक्सेबल, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हम लोगों ने एक बार रिपीट कर लिया था पहले भी। और इसके बाद अब हम देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की क्या क्या होती है। अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन होती है सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), ये सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, आप गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, और इसका फिक्स्ड अमाउंट है 40,000 रुपीज़ मैक्सिमम। अगर आपका सैलरी लेस देन 40,000 है तो 40,000 नहीं मिलेगी, फिर आपकी क्या हो जाएगी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी और 40,000 विच एवर इज़ लेस, उसमें से दोनों में कम। और आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपए भी है तो भी आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, जस्ट फॉर 40,000 रुपीज़, ओनली 40,000 रुपीज़ मैक्सिमम डिडक्शंस आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो पहले तो आप फुल्ली टैक्सेबल के तौर पे आप उसको पहले ऐड कर लीजिए, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में दिखाया है, आप उसको पूरा ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अंडर सेक्शन 16(2) में अब आप उसको उसकी डिडक्शन देनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) की जो है वो सिर्फ
और सिर्फ ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? तो सबसे पहले देखेंगे रिसीव्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस कितने का है। उसके बाद क्या करेंगे आप 20% ऑफ सैलरी देखेंगे कि आपकी सैलरी का 20% कितना है। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक पे है, ठीक है। तो सैलरी मतलब बेसिक पे, तो बेसिक पे का आप 20% देखिए और 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम। तो ये 3 है आपकी। अभी तीनों में से देखेंगे कि विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले आप पूरी की पूरी अमाउंट को ऐड ऑन कर लेते हैं। अमाउंट को ऐड ऑन करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, देखते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई डिडक्शन नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिसीव्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस और 20% ऑफ बेसिक पे और 5,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस दैट मीन्स दिस 3, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3) में डिडक्शन मिलता है। अगर आपने अमाउंट ऑफ टैक्स पेड किया है तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो आप प्रोफेशनल टैक्स जितना पेड करोगे सिर्फ उतने की डिडक्शन मिलेगी। अगर अनपेड है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है यहाँ पर आप टैक्स का अमाउंट को पेड करें। अब हम दोबारा रिकैप करते हैं सारा का सारा कि हमने जो ट्रीटमेंट की थी फॉर्मेट में अपने। अब आ जाते हैं वापस फॉर्मेट में। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी के कंप्यूटेशन के लिए अब आप क्वेश्चन लीजिए और क्वेश्चन के बाद सबसे पहले बेसिक पे उसका देख लीजिए। बेसिक पे के बाद उसका देखिए कोई बोनस है क्या, फिर कोई कमीशन है क्या, फिर एरियर और एडवांस ऑफ सैलरी है क्या, उसकी कोई एरियर है सैलरी लास्ट टाइम की अभी मिल रही है या आने वाले सालों की अभी से उसने एडवांस में ले लिया है। फिर उसके बाद डियरनेस पे, आइदर डियरनेस अलाउंस है तो वो भी ले लीजिए। फिर सिटी कंपनसेशन अलाउंस वो है, अगर वो भी ले लीजिए। जितने भी टैक्सेबल HRA है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, जितने भी अलाउंसेस हैं, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, वॉट एवर द अलाउंस जो टैक्सेबल होते हैं आप पूरा ले लीजिए। जैसे हमने एक एक करके लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी परक्यूसिट्स हैं वो ले लीजिए। सबसे ज़्यादा परक्यूसिट्स में रेंट फ्री हाउस होता है या फिर HRA, इन दोनों में से तो एक होता ही है। तो अब परक्यूसिट्स में रेंट फ्री हाउस या फिर HRA दोनों नहीं हो सकता, एनी वन ही होगा। उसके बाद मोटर कार है, सर्वेंट की फैसिलिटी है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल है, इनको ले लीजिए जो टैक्सेबल पार्ट है। फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखिएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके कंट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं है, रोल है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर मोर देन 12% है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मोर देन 9.5% है, वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरह से इसका टोटल जो करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से फिर आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का देंगे। अंडर सेक्शन 16 के में जैसा कि अभी हमने पहले देखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) में मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ है। इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2) में ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने लास्ट टाइम देखा है अभी 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। और प्रोफेशनल टैक्स जितना आपने पेड किया है, पहले भी मैंने बताया पेड टैक्स का अमाउंट अगर पेड किया है तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपके डिडक्शन आ गए। अब आप ग्रॉस सैलरी में से इस डिडक्शन को माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी। तो इस तरह से हमने देखा कि सैलरी के पार्ट में क्या क्या हो सकता है। याद रखिए इसमें गलती की जगह सबसे ज़्यादा रहती है कि आपकी सैलरी आपको देखनी है कि फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ मिल रही है या फिर एंड ऑफ द मंथ मिल रही है। जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो ये देखें कि आपको सैलरी कब मिल रही है। सैलरी मिल रही है फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, आइदर सेम मंथ। अगर फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ है, जैसा मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियोज़ में,
फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा असेसमेंट ईयर तो 1920 है पर प्रीवियस ईयर 1819 है। अगर आपको सेम मंथ लास्ट डेट ऑफ मंथ मिल रही है, मतलब जनवरी की सैलरी 31 जनवरी को, फरवरी की सैलरी 28 या 29 फरवरी को, मार्च की सैलरी 31 मार्च को, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता है, लास्ट डे ऑफ मंथ। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 अप्रैल टू मार्च तक की सैलरी को ले लेना। बट अगर आपको जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब आप क्या करोगे, आप जो मार्च को काम करोगे वो सैलरी कब मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में मार्च 2018 से लेके फरवरी 2019 तक की सैलरी लेंगे। तो इन चीज़ों में बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम बहुत ध्यान से देखें कि हमको सैलरी कौन सी लेनी है और कितनी लेनी है। उसके बाद आपको वेतनमान क्या है, वेतनमान देखिए, फिर आपको डीपे है या फिर डियरनेस अलाउंस है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन बनाने में कहीं गलती ना करें। सैलरी सबसे बड़ा हेड है बट उसके रूल्स याद हैं तो वो सबसे इजी हेड है, क्योंकि रूल्स ज़्यादा हैं इसलिए स्टूडेंट समझते हैं कि इतने सारे रूल्स कौन याद करे। बट अगर आपने रूल्स एक बार याद कर लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सब कुछ डिपेंड करता है आपने रूल्स कितने अच्छे तरीके से याद किए हैं। अगर रूल्स अच्छे से याद रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स याद नहीं रहेंगे फिर दिक्कत के सिवा कुछ भी नहीं है। आई होप सो ये इन 5 वीडियोस में आपने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लिए। इस रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप एक इजीली वे में किसी भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन बनाते नहीं हैं हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है हम क्वेश्चन को सही नहीं बना पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाकर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई अच्छा सा क्वेश्चन बताऊँ जिसमें थोड़े से रूल्स भी हों और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको नई सी मिले और एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।